आज हम एक विशेष विषय को लेकर के इस व्याख्यान में चर्चा कर रहे हैं। वैसे ये कोई विषय नहीं है, लेकिन ये हर विषय को स्पर्श करता है। हम जब कुछ लिखने बैठते हैं, बचपन से हमें निबंध लिखना सिखाया गया। संभवतः हम तीसरे क्लास में होंगे, तीसरी कक्षा में पढ़ते होंगे, जब से हमसे कहा गया कि भाई निबंध लिखिए। और हम एमए करके बाहर आ जाते हैं, तब तक भी निबंध हमको लिखने पड़ते हैं। और उसके बाद जब हम पीएचडी कर रहे हैं या एमफिल कर रहे हैं, तो भी हम निबंध ही लिखते हैं। खाली एक छोटा सा निबंध था और फिर एक महानिबंध हो जाता है। तो इसको क्यों निबंध कहा जाता है? और वास्तव में अगर हमें लिखना है तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इस चीज़ को लेकर के आज हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, मैंने पहले किसी एक वीडियो में ये बात कही थी, पीएचडी के संदर्भ के जो वीडियो हैं, अगर आपने देखे होंगे, तो वहाँ पे मैंने ये कहा था कि कोई भी प्रश्न हो या ये कहिए कि कोई भी टॉपिक हो, छोटे से छोटा, उसका प्रारंभ प्रस्तावना से होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि आपको किसी चीज का जवाब 5 लकीरों में ही लिखना है, तो उसमें भी पहली लकीर प्रस्तावना की और अंतिम लकीर उपसंहार की होनी चाहिए। बाकी की 4 लकीरों में, 3 लकीरों में आपको जो करना वो करिए। ये बहुत जरूरी है। एक पूरा शारीरिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारे ऊपर सिर होता है, नीचे पैर होते हैं और हमारा धड़ होता है, हमारे हाथ पैर सभी कुछ होते हैं। उस प्रकार से कोई भी प्रश्न जो है, उसका एक शारीरिक गठन जैसे हमारा है, इस प्रकार से अगर हो तो वो आपको उत्तम रूप से, या आपका वो जो लेख है या वो जो आपका प्रस्तुतिकरण है, वो श्रेष्ठ माना जाता है। तो सौरभ शर्मा जी हैं, इन्होंने टॉपिक दिया कि आस्तिक नास्तिक। अब देखिए, हमें इसका प्रारंभ करना है तो कैसे करेंगे? आपने 10 रूपक पढ़ा हो, आपने साहित्य दर्पण पढ़ा हो, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हो, तो वहां पे प्रस्तावना, कथामुख, ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं। और वहां पे उन्होंने बताया है कि किस किस प्रकार से नाटक का प्रारंभ हो सकता है। चलिए, आपने वो वीडियो नहीं देखे, आपने उस चीजों पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन इतना तो आपको बचपन से कहा गया होगा, या आप कोई भी पुस्तक उठा के देखते हैं तो उसके पहले एक प्रस्तावना होती है। हमें हमेशा शॉर्टकट की आदत रही है, हम हमेशा सीधे मुद्दे पे पहुंच के मुद्दे की बात करो। लेकिन कुछ जगह पे तो वो चीज अच्छी है, अधिकांशतः ये चीज ठीक नहीं मानी जाती है। विशेष करके अगर आप कोई लेख लिख रहे हैं, आप देखिए, कोई भी आप पेपर के लेख पढ़िए, आप कहीं भी लेख पढ़िए, तो वहाँ इन सब चीज़ों पे बड़ा ध्यान दिया जाता है। तो साहित्य दर्पणकार ने कहा है कि भारतीय वृत्ति से प्रारंभ होना चाहिए, और भारतीय के लिए कहा कि भारतीय संस्कृत प्रायो वाग व्यापारो नटाश्रया, संस्कृत भाषा की प्रधानता हो। अब संस्कृत शब्द का अर्थ यहाँ संस्कृत भाषा के साथ न जाए। आप हिंदी में अपना निबंध लिख रहे हैं, गुजराती में अपना निबंध लिख रहे हैं, आप बंगला में अपना निबंध, आप किसी भी भाषा में निबंध लिखते हो, उसकी व्याकरणिक रूप से शुद्ध भाषा होनी चाहिए। यह है संस्कृत का अर्थ यहाँ पे, कि जब भी आप प्रारंभ करते हैं तो आपकी भाषा एकदम परिष्कृत भाषा होनी चाहिए। तो जब परिष्कृत भाषा के साथ प्रारंभ करेंगे तो आपका प्रारंभ श्रेष्ठ माना जाएगा। तो पहली बात तो यह है कि आप भाषा के शुद्धि पे बहुत ख्याल देंगे, विशेष करके जब आप किसी चीज का प्रारंभ कर रहे हैं। इसके बाद अगली बात उन्होंने ये कही है कि आप इसमें किन किन चीजों से प्रारंभ कर सकते हैं। तो मंगल सूचक कुछ बातें होती हैं, उनके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। चलिए, हम उसमें ना जाएं और हम सीधा सीधा आपसे कहें, आप साहित्य दर्पण को भूल जाइए, आप 10 रूपक को भूल जाइए, लेकिन कुछ
4-5 पॉइंट आप नोट कर लीजिए जो मैं इस समय आपसे कह रहा हूं कि कैसे किसी भी बात का प्रारंभ करना चाहिए। तो देखिए, आप भारतीय समाज को लेकर के अपनी बात शुरू कर सकते हैं। आप भारतीय संस्कृति को लेकर के अपनी बात शुरू कर सकते हैं। आप भारतीय सभ्यता को लेकर के अपनी बात शुरू कर सकते हैं। आप भारतीय परंपराओं को लेकर के, जैसे मैंने ये समाज, संस्कृति और सभ्यता ये सारी चीजें ली ना, इस प्रकार की किसी भी एक चीज को लेकर के आप आपकी बात शुरू कर सकते हैं। ये एक बात है। इसके अतिरिक्त आप प्रकृति को लेकर के अपनी बात शुरू कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके पहले वाक्य में झलकनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये जो 4 से 5 टॉपिक हमने बताए हैं ना, कि भारतीय संस्कृति से बात कर सकते हैं, भारतीय समाज को लेकर के बात कर सकते हैं, आप भारतीय सभ्यता को लेकर के बात कर सकते हैं, आप प्रकृति को लेकर के बात कर सकते हैं। ये जितने भी टॉपिक हैं, किसी भी टॉपिक की चर्चा आप इसमें से किसी भी प्रस्तावना के साथ कर सकते हैं। अभी एक दिन सेजल हमारे साथ कॉलेज में बैठी थी, तो उसके साथ मैंने चर्चा की थी कि किस तरीके से एक ही टॉपिक से शुरू करके आप अपनी बात को, जो आपका विषय वहां लेके जाएंगे। तो आज का विषय जो दिया है वो आस्तिक नास्तिक दिया है। अब देखिए, हम इसको भारतीय समाज से इस वाक्य की शुरुआत करते हैं और फिर हम आस्तिक नास्तिक के मुद्दे पे कैसे पहुंचते हैं इस चीज को फिर हम इसको संस्कृति से जोड़ेंगे, फिर हम इसको सभ्यता से जोड़ेंगे और फिर हम इसको प्रकृति के साथ जोड़ेंगे। हम चारों तरीके से इस टॉपिक पे, यानी टॉपिक एक ही है लेकिन प्रस्तावना हम अगर प्रकृति को लेकर के शुरू करते हैं तो क्या है, अगर हम हमारी मान्यताओं को लेकर के, संस्कृति को लेकर के करते हैं तो उसकी प्रस्तावना कैसे बनेगी, अगर हम सभ्यता को लेकर के इसी बात को शुरू करते हैं तो हमारी प्रस्तावना कैसे जाएगी। तो हम हर तरह से शुरुआत करके, और हमें आना है कहां, आस्तिक नास्तिक वाले टॉपिक पे हमें पहुंचे। तो पहले हम कह रहे थे कि समाज से इसकी शुरुआत करें। तो भारतीय समाज बहुत सारी संस्कृतियों का एक समन्वय है। यहां आपको विविध धर्म, विविध संप्रदाय, विविध भाषाएं, विविध प्रकार के विचार और इतनी विविधता देखने को मिलती है। देखिए, समाज की बात है तो समाज में यही सारी चीजें पाई जाती हैं। तो आप इस तरीके से अपनी बात की शुरुआत करेंगे कि इतनी सारी विविधताएं देखने को मिलती हैं कि इसकी उदाहरण अन्यत्र बहुत कम मिलते हैं, या ये कहें कि अन्यत्र इस प्रकार के उदाहरण नहीं पाए जा सकते। और फिर भी भारत देश, जहां तक आपकी नजर जाए वहां तक सुख, समृद्धि और हर चीज से भरा हुआ है। लेकिन इन सब के पीछे कुछ ना कुछ ऐसे हमारे प्राचीन जो ऋषि महर्षि हुए हैं, उनके विचार हैं, जिन्होंने हमें अपने विचारों से इस प्रकार से समृद्ध बनाया है कि जो समृद्धि हमें हजारों वर्ष बाद भी एक सुख और एक आनंद देती रहती है। और ऐसे ही विचारों को हम दर्शन के नाम से जानते हैं। और दर्शन की अगर हम चर्चा शुरू करें, अब आप विषय में प्रवेश कर रहे हैं, देखिए दर्शन पे आएंगे और दर्शन में से आप आस्तिक नास्तिक पे जाएंगे। तो अब आपने प्रस्तावना पूरी की और आप कहां आए हैं, दर्शन के ऊपर आए। अब दर्शन की चर्चा जब आप करेंगे तो कहेंगे कि भाई जो भारतीय दर्शन है, अगर हम इसकी बात करें तो यहां अनेक प्रकार के दर्शन भी पाए जाते हैं। लेकिन उन सभी दर्शनों को अगर हमें सिर्फ 2 भागों में विभाजित करना हो तो कुछ दर्शन आस्तिक हैं और कुछ दर्शन नास्तिक हैं। आस्तिक दर्शन हम किसको कहेंगे और नास्तिक दर्शन किसको कहेंगे? अब आपके पास कोई पंक्ति है तो आप रखिए, कोई सिद्धांत है तो रखिए। तो मनुस्मृति ये कहती है, मनुस्मृति क्या कहती है आस्तिक के संदर्भ में? अभी 2-3 दिन पहले शायद मैंने वीडियो डाला था, उसमें वो पंक्ति दी थी। तो इस समय अब यहां से आप, हाँ जी, हाँ, यस, कि
नास्तिक कौन है? जो वेदों की निंदा करता है। और आस्तिक कौन है? जो धर्मशास्त्र और स्मृति ग्रंथों को मानता है। तो अब आपने जैसे ये कहा कि नास्तिको वेद निंदका, वहीं पे आपने एक परिभाषा दे दी और आपने विषय के अंदर पूरी सबलता के साथ प्रवेश किया। अगर आप ऐसे ही खाली बोल के चले जाते हैं ना कि उनको नास्तिक कहेंगे, उनको आस्तिक कहेंगे, तो इससे असर नहीं होती है। असर देने के लिए जब आप विषय में प्रवेश करते हैं तो आपके पास कुछ इस प्रकार का साउंड होना चाहिए कि जो वहां पे व्यक्ति को स्पर्श करे। तो ये एक पद्धति है। चलिए, हमने भारतीय समाज को लेकर के इस बात को प्रस्तुत किया। इसमें कुछ संस्कृति के शब्द भी आ गए, कुछ सभ्यता के शब्द भी आ गए, लेकिन अगर हम भारतीय संस्कृति को लेकर इसी बात को करें तो हम क्या कहेंगे, या कैसे इसका प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, या कैसे इसका प्रारंभ कर सकते हैं। देखिए, अब इसके बाद आपको आस्तिक और नास्तिक की चर्चा करनी, इसको विस्तार से आपको चलाना है, लेकिन मुझे आस्तिक और नास्तिक पे कैसे पहुंचना है, हम किसी भी विषय का प्रारंभ कैसे करें, अभी हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना? अब चलिए हम संस्कृति को लेकर के इसी बात को लेते हैं। तो जैसा कि अधिकांशतः हम कहीं भी पाते हैं कि भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। इसकी विविध परंपराएं, इसका साहित्य, इसकी जो यज्ञ आदि की मान्यताएं हैं। लोग कहते हैं कि हमारा वेदों का समय आज से 8 से 10,000 वर्ष प्राचीन है, यानी हमारी संस्कृति भी इससे कहीं और अधिक प्राचीन है। और इतनी प्राचीन संस्कृति में समय समय पे तरह तरह से लोगों के सुख और शांति के चिंतन किए गए। वेदों का सार उपनिषदों में है। वेदों का सार हमें जहां जहां देखने को मिलता है, या हम और भी जब संस्कृत के किसी अन्य साहित्य की चर्चा करते हैं, उनमें हमें हमारी संस्कृति के दर्शन होते हैं, चाहे वो पौराणिक ग्रंथ हों, चाहे वो धार्मिक ग्रंथ हों, चाहे वो वेदकालीन ग्रंथ हों। और ये सभी ग्रंथ हमें जीवन जीने की एक पद्धति सिखाते हैं, और इसी का नाम संस्कृति है। ये जो पद्धति है, इसी का नाम संस्कृति है। लेकिन जैसे कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो स्वयं में एक अलग व्यक्तित्व रखता है। एक ही संस्कृति हो, फिर भी लोगों की सोचें अलग अलग हुआ करती हैं, लोगों के विचार अलग अलग हुआ करते हैं। और इन्हीं विचार या इन्हीं भिन्नताओं के कारण एक पंक्ति है कि मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, तुंडे तुंडे मतिर्भिन्ना। तो इसी प्रकार से जब हमारे आचार्यों, हमारे दार्शनिकों, इन सब ने विचार किया तो दर्शन की परंपरा शुरू हुई। और वो परंपरा भी हमारे यहाँ हमारी संस्कृति की तरह प्राचीन है। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि वेदों में उपनिषद ग्रंथ पाए जाते हैं, जिनको वेदों का सार माना जाता है, और ये हमारे दार्शनिक ग्रंथ हैं। और फिर तो ये परंपरा जब हम लौकिक संस्कृत में आते हैं तो सडंग दर्शन के रूप में, या आपको जितना कुछ दर्शन के बारे में मालूम हो, आप दर्शन में यहाँ से प्रवेश करें। और फिर वही बात आती है कि आप आस्तिक या नास्तिक पे जाएं, कि दर्शन का जो विभाजन है वो आस्तिक और नास्तिक के रूप में हुआ है। अगर हम इसी टॉपिक का प्रारंभ प्रकृति से करें तो किस तरीके से? तो मेरा तात्पर्य यह है कि ये जरूरी नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि 5 प्रश्नों के जवाब आपको लिखने हैं, तो आपको 5 प्रश्नों के जवाब एक ही तरीके से तो शुरू नहीं कर सकते हैं कि हर एक में आप कहें कि भारतीय सभ्यता ऐसी है, या हर एक में आप लेके बैठ जाएं कि भारतीय संस्कृति ऐसी है, या हर एक में आप लेके बैठ जाएं कि भारतीय समाज ऐसा है। तो नहीं चलेगा, क्योंकि हर एक का प्रारंभ अगर एक ही तरीके से होगा तो फिर तो कॉपी पेस्ट लगेगा। तो आपको जहां जहां जो बात करनी है, आपके पास 5, 6, 7, 8 ऐसे टॉपिक होने चाहिए कि जहां से आप अपनी बात शुरू करके और मेन मुद्दे तक पहुंच पाए। ये बड़ा जरूरी है। हम इसी आस्तिक नास्तिक के टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं अब प्रकृति से। अब प्रकृति से अगर आप शुरुआत करते तो आपको प्रकृति की कुछ बातें मालूम होनी चाहिए, प्रकृति से संबंधित कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए।
अगर आप वातावरण की बात करते हैं तो आप वातावरण की बात कर सकते हैं। आप ऋतुओं की बात करते तो ऋतुओं की बात कर सकते हैं। प्रकृति के कुछ शाश्वत नियम हैं, आप उनकी बात ले सकते हैं। क्योंकि जब हम संस्कृति की बात करेंगे तो संस्कृति से संबंधित हमारे पास 20 से 25 वाक्य होने चाहिए। हम अगर सभ्यता की बात करते तो उससे संबंधित हमारे पास कुछ ज्ञान और कुछ 15-20 वाक्य होने चाहिए। अगर हम ऐसे किसी भी टॉपिक को लेकर के बात करते हैं ना, या जहां से हम प्रारंभ कर रहे हैं, उन सब को लेकर के आपके पास कुछ इस प्रकार के महत्वपूर्ण वाक्य होने चाहिए जिनसे आप अपनी बात की शुरुआत कर पाए। तो प्रकृति से संबंधित कुछ अगर वाक्यों की बात की जाए तो एक तो परिवर्तन, ये प्रकृति का शाश्वत नियम है कि हमेशा काल परिवर्तनशील है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, और जो कल है वो भी कल नहीं रहेगा, वो आज बन जाएगा। तो ये जो पूरी एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, ये प्रकृति का ऐसा नियम है कि आप इसकी चर्चा कहीं भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रकृति में ऋतुओं का एक अपना महत्व है और प्रत्येक ऋतु का अपना महत्व होता है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ ना, कभी अगर आप स्टेज संभालते हैं, कभी आप अगर स्टेज पे पहुँचते हैं, तो भी ये सारी चीज़ें आपके लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं। बहुत से लोगों को स्टेज पे जाकर के बोलना हो तो उनके हाथ पैर कांपने लग जाते, बोल ही नहीं पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कहाँ से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें। तो ये एक समस्या रहती है। मान लीजिए कि आजकल का वातावरण हो और आप स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो दोपहर के टाइम का कोई व्याख्यान है, तो आप दोपहर के टाइम कैसे शुरुआत करें। हमारे पास तो शब्दों की कमी नहीं होनी चाहिए, विशेष करके अगर हम आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, विशेष करके अगर हम भाषा के विद्यार्थी हैं, तो हमारा जो जिसको डिक्शनरी कहते हैं ना, वोकेबुलरी जो होती है, हमारा शब्दकोश बहुत ही विस्तृत होना चाहिए। हमें शब्दों की कमी नहीं पड़नी चाहिए। हम आस्तिक नास्तिक को प्रकृति से शुरू करके और कुछ टॉपिक तक हमें उसको लेके जाना है। तो मैंने जैसे आपसे कहा था कि कुछ इस प्रकार की पंक्तियां आप रख सकते हैं, तो मैं कहता हूँ कि परिवर्तन जो है वो प्रकृति का शाश्वत नियम है। दुनिया में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो परिवर्तनशील ना हो। प्रकृति ने जो बनाया है वो भी परिवर्तनशील है, और प्रकृति में जो कुछ है, यानी प्रकृति में कुछ चीज़ें ऐसी जो प्रकृति ने बनाई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जो मनुष्य ने बनाई हैं। अब ये आपके मन में दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि प्रकृति में जो है वो परिवर्तनशील है, प्रकृति से जो है वो भी परिवर्तनशील है। और इस परिवर्तनशील पूरी प्रक्रिया में व्यक्ति के जीवन में सुख दुख समस्याएं आते जाते रहते हैं। ये भी प्रकृति का शाश्वत नियम है, समझिए आप। कोई हमेशा के लिए सुखी नहीं हो सकता है और कोई हमेशा के लिए दुखी नहीं हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है ना इसलिए दुखी होता है कि उसको किसी बात का दुख नहीं है, तो दुख सुखी तो अपना वो है। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे थे उसी चीज को आगे लेके चलें कि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, और इस परिवर्तनशील संसार में प्रकृति से जो है वो भी परिवर्तनशील है और प्रकृति स्वयं भी परिवर्तनशील है। और इस परिवर्तन की प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुख दुख और तरह तरह की समस्याएं आती रहती हैं। जो व्यक्ति एक बात से दुखी होता है, वही व्यक्ति अगले क्षण उसी चीज से दुखी नहीं होता है। तो दुख सुख का कारण भी निश्चित नहीं हम मान सकते। ऐसे समय में हमारे सुख को, हमारे दुख को और हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत सारे विचार किए गए। कभी हम सांख्य कारिका की बात करें तो उसमें प्रकृति के तत्वों की चर्चा करते करते ये कहा गया कि दुःखत्रयाभिघाता, 3 प्रकार के दुख हैं संसार में। उन तीनों प्रकार के दुखों को अगर आपको भूलना है तो आपको ये प्रकृति और पुरुष का जो कुछ है, तो आप सांख्य कारिका की बात थोड़ी सी एक पंक्ति में वहां करने के बाद, और जैसे ये सांख्य दर्शन है, इसी प्रकार से हमारे यहाँ 6 दर्शन प्रसिद्ध हैं, और उन दर्शनों की जब हम चर्चा करें तो फिर आप वो आस्तिक नास्तिक दर्शन पे आ सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रस्तावना कहीं से भी शुरू की जा सकती है। इसमें ये जरूरी नहीं है कि हम दर्शन का मुद्दा ले रहे हैं तो हम कहाँ से प्रस्तावना शुरू करें।
हम अगर इस चीज का मुद्दा ले रहे हैं तो हम इसके लिए कहाँ से शुरुआत करें, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपके पास जिससे संबंधित एक अच्छा सा पैराग्राफ तैयार हो, आपके पास जिससे संबंधित 10-15 अच्छे अच्छे वाक्य हों, वहां से आप शुरुआत कीजिए। लेकिन आपको एक दिशा मालूम होनी चाहिए कि आपको जाना किस दिशा में, कि आपको इन सारी बातों को आपको जोड़ तोड़ के लेके कहां पे जाना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इस तरीके से प्रस्तावना होनी बहुत जरूरी है। सुशील जी ने टॉपिक दिया है कि समाज में रोजगार के अवसर। अब भारतीय समाज, बात वही की वही है जो मैंने पहले कही थी। आपको लगेगा कि ये तो घिसा पिटा है, ये तो पृष्ठ पेषण हो रहा है, फिर से वही बात की जा रही है। लेकिन मैं उन्हीं 4-5 वाक्यों को लेकर के इस समय इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि कम से कम आपके पास कुछ तो वाक्य ऐसे हों कि जिनको आप सहेज पाएं। बाकी तो समाज को लेकर के चाहे जितनी चर्चा आप कर लीजिए, इसके ऊपर पूरी की पूरी किताबें मिल जाएंगी आपको कि समाज की विशेषताएं क्या हैं, समाज की जरूरतें क्या हैं, समाज की श्रेष्ठताएं क्या हैं, जिनको लेकर के हम हमारी बात को शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं कि भारतीय समाज, फिर वही बात की विविधताओं का देश है। हमारी प्राचीन संस्कृति की बात करें तो उस समय समाज जिन चीजों में खुद के सुख को देखता था या खुद के आनंद को देखता था, आज समाज उस प्रकार से विचार नहीं करता है। पहले व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हुआ करता था यज्ञ करना, दान करना, तपस्या करना। आज व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वो अपना जीवन कैसे चलाएगा। पहले व्यक्ति अपनी आजीविका की इतनी चिंता नहीं करता था, लेकिन आज ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति सिर्फ आजीविका की चिंता कर रहा है और आजीविका का माध्यम हमारे यहाँ रोजगार को माना गया है। जबकि वास्तविकता ये है कि रोजगार की आवश्यकता आजीविका के लिए है ही नहीं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। और आज भी समाज में ये पूरा वर्ग है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब आप लिख दीजिएगा, लेकिन इनमें से कुछ भी चीजें लेकर के आप अपनी चर्चा, आपको किस दिशा में लेके जाना है उस दिशा के हिसाब से आप चर्चा शुरू कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि भारतीय समाज विविधताओं का समाज है। यहाँ पे हमारी जो प्राचीन परंपराएं थी, हमारी जो प्राचीन संस्कृति थी, उसमें रोजगार के लिए इस प्रकार की बातें नहीं हुआ करती। देखिए पूरा समय कितना बदल गया है। मुझे बराबर याद है एक कविता थी कि उत्तम खेती मध्यम बान अधम चाकरी, यानी सबसे उत्तम उस समय खेती को माना जाता था। जिसके पास खेती है वो सबसे श्रेष्ठ है। मध्यम माना जाता था किसी व्यापारी को, और अगर कोई नौकरी चाकरी किया करता था तो उसको तो अधम माना जाता था। ये मैंने बराबर बचपन में पढ़ा है। आज अगर लड़का कोई देखने जाता तो ये कहता कि नौकरी कर रहा है क्या। आप कहें कि नहीं साहब 50 बीघा खेती है और खेती करता है, ठीक है साहब, हमें तो नौकरी वाला चाहिए। आदमी टके सा जवाब मुंह पे देकर के चला आता है कि हमें नौकरी वाला लड़का चाहिए। अरे अभी तक तो सिर्फ लड़कों के लिए ये बात थी, अब तो लड़कियों के लिए भी ये इशू आ गया कि लड़की नौकरी करती है क्या, लड़की कितनी पढ़ी लिखी है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं ने आज देश के सामने एक नया, देखिए राम के राज्य में इस प्रकार की समस्याएं नहीं थी क्योंकि रोजगार के लिए तो कोई मुद्दा ही नहीं था। आप देखिए कहीं किसी जगह पे रामायण की किसी भी पंक्ति में ऐसा उल्लेख हो या हमारे किसी भी पौराणिक ग्रंथ में इस प्रकार का उल्लेख हो, हमारे किसी भी प्राचीन ग्रंथ में इस प्रकार का उल्लेख हो कि रोजगार जैसी कोई समस्या। क्योंकि हमारे यहाँ तो ये माना जाता था कि जिसने हाथ पैर दिए हैं और सबके कार्य निश्चित थे कि इसको ये करना है, उसको ये करना है, ठीक है ना। तो सामाजिक व्यवस्था के अनुसार तब की चीजें अलग थी। तो आपने जब प्राचीन संस्कृति की बात की तो उनमें से किन किन चीजों को लेकर के चलना है, फिर आपको वर्तमान सामाजिक उस पर आना है। और जब आप वर्तमान समाज के इस पे आए, चलिए हम शुरुआत से एक एक चीज को, यानी एक 4-5 वाक्य की प्रस्तावना और फिर कैसे प्रवेश करेंगे, अब उसको देखते हैं। हमने बहुत सारी चीजें डाल दी, अब इतनी सारी चीजें लेके चलेंगे तो आप कहेंगे कि प्रस्तावना से पहले ही ये पूरा वो तैयार हो गया।
यानी एक लेख ही हो जाएगा, प्रस्तावना में एक लेख हो जाएगा, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। तो जहाँ से हमने शुरुआत की थी फिर से करते हैं कि भारतीय समाज विविधताओं का समाज है, बहुत पुरानी संस्कृति है, बहुत पुरानी यहाँ की सभ्यता है। हमारी जो पुरानी मान्यताएं हैं उन मान्यताओं के अनुसार खेती को श्रेष्ठ माना जाता था, व्यापार को मध्यम माना जाता था और नौकरी को तो सबसे निकृष्ट माना जाता था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि परिवर्तन ये समाज का एक नियम है, सब कुछ बदलता रहता है। आज हमारे समाज में भी बहुत बड़े परिवर्तन आए हैं। आज हर व्यक्ति रेस का घोड़ा बना हुआ है और हर व्यक्ति को उस रेस में से एक ही चीज चाहिए, क्या? रोजगार। जो चीज कभी हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में समस्या ही नहीं थी, आज वही हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या बन गई। आज हर व्यक्ति को रोजगार से जोड़ करके देखा जाता है। जिसके पास खेती है, अगर उसने ग्रेजुएशन किया है तो भी वो खुद को क्या कहता है कि मैं बेरोजगार हूं क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं है। और नौकरी में भी आप देखिए, उत्तर प्रदेश की साइड का तो एक ट्रेंड है कि अगर सरकारी नौकरी है तो ही आप नौकरी वाले हैं, प्राइवेट तो नौकरी किसी को करनी नहीं है। अपने लड़के को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है लेकिन खुद को सरकारी स्कूल का मास्टर बनना है। अपने लड़के को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएगा, खुद को ट्रीटमेंट प्राइवेट डॉक्टर के पास करवानी है, हॉस्पिटल में करवानी है। लेकिन अगर पहला डॉक्टर बना तो कहीं नौकरी मिल जानी चाहिए, सरकारी में मिल जानी चाहिए। तो हर व्यक्ति सरकारी नौकरी चाहता है। अब आप फिर रोजगार को लेकर को आपको जितनी चर्चाएं करनी उतनी चर्चाएं कर सकते हैं आप इसमें। तो इसमें आपकी थोड़ी सभ्यता की भी बात आई, थोड़ी संस्कृति की बात आई, हमारी समाज की प्राचीनता की बात आई और उस समय किस प्रकार से ये समाज इस समस्या को क्योंकि समस्या थी ही नहीं। गुरु वशिष्ठ का पुत्र गुरु वशिष्ठ की तरह से ही विचार करता था। वो ये नहीं सोचता था कि मुझे रोजी रोटी मिलेगी नहीं। उसके 4 पुत्र हैं तो 4 पुत्र भी किसी न किसी रूप में वो ब्राह्मण का कर्म कर रहे हैं। मैं शिक्षक हूं तो मैं शिक्षा दे रहा हूं, मैं शिक्षा देता रहूंगा, मेरी संतान भी शिक्षक बनेगी। लेकिन आज वो शिक्षक जो है क्या बनता है? नौकर बन गया। आज वो शिक्षक, आज गुरु रह ही नहीं गया। आज गुरु भी सीधा एक ही चीज देखता है कि उसको कहां से, किस तरीके से, किसके पास से कैसे पैसा मिल जाए, बस। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो आप कहीं से भी प्रारंभ करें, आपको विषय पे आना चाहिए, विषय पे आके आप उसकी चर्चा करेंगे। अब ये तो हुई पहली प्रस्तावना। अब थोड़ी चर्चा हम करेंगे अंदर क्या होता है कि एक पैराग्राफ है, आप शुरुआत करते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि कालिदास का जीवन परिचय, कालिदास का समय, कालिदास की रचनाएं, ये एक कालिदास का आपको परिचय प्रस्तुत करना है तो ये सारी चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी। या बाण भट्ट को ले लीजिए, किसी को भी लेंगे तो आपको उनका परिचय प्रस्तुत करना है। जिसमें जीवन परिचय अलग चीज़ है, उनकी रचनाएं एक अलग टॉपिक है और उनका समय, कम से कम इन 3 चीज़ों की चर्चा तो आपको करनी है। इसके अतिरिक्त आपको उनकी प्रतिभा की अवश्य चर्चा करनी चाहिए, जिसकी चर्चा आजकल कोई नहीं करता है। मैं परिचय को तब तक योग्य नहीं मानता हूं जब तक आप सिर्फ उनके जीवन के बारे में, जो आप जानते नहीं हैं उसके बारे में आप दंत कथाएं लिखते हैं, आप कहते हैं कि परिचय हो गया। आप उनके समय की चर्चा करते हैं, इसके बारे में भी आपके पास कोई स्पष्ट प्रूफ नहीं है, फिर भी आप उनके समय की चर्चा करते हैं। उनकी रचनाओं के बारे में आपको चर्चा विस्तार से करनी चाहिए, तो रचनाओं के बारे में हमने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं होता है तो हम रचनाओं की चर्चा तो कर ही नहीं पाते हैं। और जो सबसे जरूरी है वो है उनकी प्रतिभा, और जिसके कारण उनको आज समाज में इस प्रकार का नाम मिला, इस प्रकार की प्रतिष्ठा मिली है, उसके ऊपर तो कोई एक पंक्ति भी नहीं लिखता है। तो परिचय में भी हमें किन किन चीजों को लेना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मान लीजिए कि आपने प्रस्तावना शुरू कर ली, आप परिचय पे आ गए, आपने परिचय दे दिया, अब आपको जाना समय के ऊपर, तो आप सीधे कालिदास का समय इस प्रकार से माना जाता है। ऐसा नहीं कर सकते भैया, ऐसा नहीं करना चाहिए कि कालिदास को लोग कहते हैं विक्रमादित्य के राज्य में थे, वो विक्रमादित्य की सभा, इस प्रकार से आप शुरुआत नहीं कर सकते समय की। वहां पे फिर आपको प्रस्तावना देना पड़ेगा, समय के बारे में फिर आपको प्रस्तावना डालनी पड़ेगी।
तो ये बड़ा जरूरी होता है कि एक बात आपने शुरू की, जीवन परिचय से संबंधित एक प्रस्तावना थी, फिर अगर आप समय की चर्चा कर रहे हैं तो समय से पहले भी प्रस्तावना होनी चाहिए, रचनाओं की चर्चा कर रहे हैं तो रचनाओं से पहले भी प्रस्तावना होनी चाहिए। पर पहली प्रस्तावना कैसी होनी चाहिए उसकी चर्चा तो हमने की, लेकिन बीच की प्रस्तावनाएं किस प्रकार से आनी चाहिए उसकी चर्चा अभी तक नहीं की है, क्योंकि वो इस प्रकार से वही जैसे वहां की प्रस्तावनाएं हुई हैं उसी प्रकार से ये प्रस्तावनाएं नहीं आएंगी। इन प्रस्तावना को आपको किस प्रकार से लिखना चाहिए, इन चीजों को कैसे एड्रेस करना चाहिए, ये समझना बड़ा जरूरी है। नहीं तो क्या होता है कि हम सोचते हैं हमने शुरुआत में प्रस्तावना दे दी है ना, अब तो बस ठीक है, अब तो हम क्रमशः एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद आगे बढ़ते चले जाए। इससे ये एक स्कूल लेवल, एक कॉलेज लेवल तक ये चीजें चलती हैं, लेकिन आप पीजी में जहां आपको 3 घंटे तक एक ही निबंध लिखना होता है, अब तो मुझे नहीं मालूम कि आपको एमए में ऐसा कोई पेपर आता है या नहीं आता है, लेकिन मेरे समय पे एक पेपर ऐसा आया करता था कि जिसमें 3 घंटे में एक निबंध ही लिखना होता था। 3 घंटे का पेपर होता था और 10 निबंध दिए जाते थे, 10 टॉपिक होते थे उसमें, और उसमें से आप किसी भी एक टॉपिक पे लिखना शुरू कीजिए। 3 घंटे तक आपको और कोई नया टॉपिक है ही नहीं, बस उसी निबंध को ही आपको पूरा करना 3 घंटे में। तो 3 घंटे तक आप कब लिख पाएंगे, कितने पेज उस पर लिख पाएंगे? अगर आपको विषय विस्तार करना नहीं आता है, अगर आपको उस पर विचार करना नहीं आता है, तो फिर ये सब चीजें नहीं हो सकती थी। अब होता है नहीं होता, आप में से जो विद्यार्थी हैं वो बता सकते हैं। चलिए, हमारे यहाँ तो गुजरात में इस समय जो 3rd ईयर है बीए का, उसमें भी इस प्रकार से रखा गया है कि उनको 2 ही निबंध लिखने होते हैं। एक निबंध तो नहीं, 2 निबंध दिए जाते हैं और 4 निबंध दिए जाएंगे, इसमें से कोई भी 2 निबंध लिखो। तो 3 घंटे में उनको एक ही काम करना है कि 2 निबंधों के ऊपर उनको चर्चा करनी, 2 निबंध लिखने हैं। और ये बड़ी मजे की बात है कि ये चीज़ समाजशास्त्र में भी डाल दी गई हमारे यहाँ, ये चीज़ मनोविज्ञान में भी डाल दी गई। कोई भी 2 टॉपिक दे दिए जाएंगे, इनके ऊपर आप 2 घंटे तक लिखते रहो, 3 घंटे तक लिखते रहो। और संस्कृत में भी, हिंदी में भी, हर भाषा में इस प्रकार के निबंध डाले गए हैं। और ये एक अच्छा साइन है, ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि विद्यार्थी को एक विषय के बारे में, अब देखिए जितनी परीक्षाएं होती हैं, सभी परीक्षाओं में प्रश्न कैसे आते हैं, हाँ ना में जब आप 2 ऑप्शन दिए, ऑप्शन में से टिक कर लो। तो इन सब की वजह से हमारा जो विचार केंद्र है ना, वो तो बिल्कुल सूख गया है। हम विचार करना तो हमने बंद ही कर दिया। हम विचार करते भी हैं तो क्या ये जवाब हो सकता है या ये हो सकता है, ये हो सकता है, ABCD में से विचार करो भैया, ABCD में से क्या होगा, ABCD में से क्या होगा। हमारा विचार वहीं तक जाता है, इससे लंबा विचारते नहीं है। वाक्य रचनाएं करनी नहीं आती, वाक्य रचनाओं में कैसे क्या करना। तो चलिए, हम बात कर रहे थे कि अगर आप प्रश्न के बीच में आपका एक टॉपिक बदलता है कि आप परिचय से समय पे आते हैं, समय से रचनाओं पे जाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो परिचय पूरा हुआ, आपको समय की चर्चा करनी है, तो समय की चर्चा से पहले आप पूरा एक लंबा सा पैराग्राफ प्रस्तावना का, हाँ अगर आप थीसिस लिख रहे हैं तो आप पूरा एक पैराग्राफ दे सकते हैं, या एक पूरे 2 पेज का भी पैराग्राफ वहाँ पे डाल सकते हैं समय से पहले। लेकिन अगर आप एग्जाम में और खाली कालिदास का परिचय प्रस्तुत करना है और उसमें जीवन परिचय किया, अब आपको समय के बारे में लिखना है, तो आप वहाँ पे अगर 1 पेज की प्रस्तावना डालेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो वहाँ पे आप किसी भी कवि के जीवन परिचय के बाद जब आप समय की चर्चा शुरू करें तो किस तरीके से उस पर प्रवेश करेंगे, इसकी चर्चा, चाहे वो कालिदास हो, चाहे वो भास हो या बाणभट्ट हो, या वो, तो आप इस प्रकार से उसकी शुरुआत कर सकते हैं कि अगर हम संस्कृत साहित्य की बात करें तो यहाँ रचनाएं तो बड़ी श्रेष्ठ पाई जाती हैं, लेकिन एक परंपरा रही है कि कवियों ने कभी अपने बारे में बताया नहीं, कवियों ने कभी अपना परिचय स्वयं प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए उनके समय के बारे में जान पाना सबसे कठिन कार्य है। किसी विद्वान ने लिखा है कि इतिहास ये संस्कृत साहित्य की सबसे कमजोर कड़ी है। अब ये पंक्ति आप लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं कि इतिहास ये संस्कृत साहित्य की सबसे कमजोर कड़ी है। यानी संस्कृत साहित्य में आपको बहुत सारे सबल पक्ष मिल जाएंगे, लेकिन ऐतिहासिक पक्ष अब जब आप देखने जाएंगे तो वहां आप बड़े कच्चे पड़ेंगे। इतनी सारी रचनाओं में भी आपको ऐतिहासिक तत्व बहुत कम मिलते हैं।
तो इस तरीके से आप उसकी शुरुआत करके, यही स्थिति कालिदास के समय के बारे में पाई जाती है। और कालिदास ने स्वयं के बारे में कुछ लिखा नहीं, लोगों ने उनके बारे में जो लिखा है इसके आधार पे फिर आप आ जाइए कि कोई गुप्त काल में उनको मानता है तो कोई उनको ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में मानता है। लेकिन अगर मान लीजिए बाणभट्ट के बारे में ये चर्चा करनी तो क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो अपने समय के बारे में स्वयं लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे। तो फिर आप देखिए, बात बिल्कुल वही की वही है कि इतिहास सबसे कमजोर कड़ी है ऐसा कहा जाता है, लेकिन इस कड़ी को तोड़ने का काम किया है बाणभट्ट ने, क्योंकि बाणभट्ट ने अपना समय स्वयं अपना परिचय स्वयं दिया है। उन्होंने कहा है कि वो हर्ष के दरबार में थे और इसके ऊपर उन्होंने पूरा हर्षचरितम लिखा है। तो बात वही है, वहां तक आप उसी रूप में आ सकते हैं। लेकिन अगर कालिदास है तो उन्होंने अपने बारे में नहीं लिखा है, इसलिए कमजोर कड़ी हो गई। और अगर वो कमजोर कड़ी है और बाणभट्ट का नाम आता तो आप कहेंगे कि उन्होंने उस कड़ी को तोड़ा है। इस तरीके से करके आप उसमें प्रवेश करेंगे। रचनाओं की बात आएगी, जब आप रचनाओं के संदर्भ में बात करना शुरू करते हैं तो भी ऐसा नहीं चल सकता है कि कालिदास की 7 रचनाएं पाई जाती हैं, आप सीधे वहां पहुंच गए, नहीं कर सकते। आप आइए, वापस चलिए, किसी भी कवि का परिचय जो उसने स्वयं प्रस्तुत नहीं किया है, हम दंत कथाओं के आधार पे, हम अन्य बहुत सारी चीजों के आधार पे उसको जानने की कोशिश करते हैं, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में लिखते हैं। लेकिन व्यक्ति का, कवि का वास्तविक परिचय तो उसकी रचनाओं में होता है। और ऐसे करके आप रचनाओं पे आइए तो एक एक चीज बनती है कि आप रचनाओं पे कैसे पहुंचे हैं और रचनाओं का आपके दिल में क्या मूल्य है, कि आपने जो कुछ भी परिचय कालिदास का प्रस्तुत किया उससे आपको कोई सरोकार नहीं है। वो तो ठीक है, पाया जाता है, इसलिए आप कह रहे हैं। मुझे कालिदास का वास्तविक परिचय उनकी रचनाओं में से मिलता है। जब कालिदास की रचनाओं की बात आए तो उनकी 7 रचनाएं पाई जाती हैं। उन्होंने जिस क्षेत्र को छुआ उसी क्षेत्र को उन्होंने सोना बना दिया। अगर उन्होंने खंड काव्य लिखे तो मेघदूतम संस्कृत साहित्य का सबसे श्रेष्ठ खंड काव्य उन्होंने दिया। अगर उन्होंने महाकाव्य लिखे तो रघुवंशम संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य उन्होंने दिया। उन्होंने नाटक लिखे तो अभिज्ञान शाकुंतल विश्व का सर्वश्रेष्ठ नाटक उन्होंने हमें दिया। ऐसे महान कालिदास। अब 7 रचनाओं की बात करने के बाद फिर आप उनकी प्रतिभा की, उनकी प्रतिष्ठा की, कि क्या उनकी प्रतिभा थी और उस प्रतिभा के आधार पे आज उनका नाम किस प्रकार से है, लोग किस प्रकार से उनके बारे में सोचते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। अगर आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा ना तो वो चीजें प्राप्त होंगी। जैसे मैंने पहले कभी चर्चा की थी, हमारे यहाँ कामा मुंशी हुए हैं, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। किसी न किसी रूप में आपने इनका नाम अवश्य सुना होगा। हमारे गुजरात के लोग तो बहुत परिचित हैं, लेकिन हिंदी भाषी भी, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मैं गुजरात में आने से पहले आगरा यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी था, तब भी मैं उनके नाम से अच्छी तरीके से परिचित था। कामा मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी या कन्हैयालाल मुंशी के नाम से भी हम उनसे परिचित। उन्होंने कुछ बहुत सुंदर नॉवेल प्रकार की रचनाएं लिखी हैं। गुजरातनु नाथ, गुजराती में हैं क्योंकि वो गुजराती थे। और इसमें एक पात्र आता है काक और एक पात्र आती है मंजरी। बड़ा सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। ये स्टोरी हर संस्कृत के विद्यार्थी को जाननी चाहिए। मंजरी को संस्कृत साहित्य से प्रेम है और वो संस्कृत साहित्य को इतना प्रेम करती है कि उसका प्रेम ही, वो सोचती है कि अगर उसका पति हो तो या तो कालिदास जैसा हो या भास जैसा हो, यानी संस्कृत के जो महान महान कवि है ना, वो सोचती कि उसको प्राप्त होने वाला पति इस प्रकार का होना चाहिए। तो आप विचार तो कीजिए। मैं तो कई बार मेरे विद्यार्थियों से मैं कहता हूं कि मैं जब कालिदास को पढ़ता हूं तो मुझे ये लगता है कि यार आज के टाइम में अगर ये व्यक्ति होता तो मैं क्या करता, मैं कैसे करके जो कुछ मुझे करना पड़ता। तो ये जो प्रतिभा है, उसके बाद जो उनको आजकल समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, अगर आपको लगता है कि कम मिली है तो और कैसे मिले, उसके लिए आप अपने सुझाव दीजिए। लेकिन किसी भी टॉपिक पे चर्चा करने से पहले उसकी प्रस्तावना और प्रस्तावना से विषय का प्रवेश ये बहुत जरूरी है। जनरली क्या होता है कि हम ऐसे ही सीधे एक जंप लगाते हैं और विषय पे पहुंच जाते हैं, विषय की चर्चा शुरू कर देते हैं। और
शुरुआत में शायद एक प्रस्तावना डाल भी दें, लेकिन बीच में तो हम सोचते ही नहीं है कि अगर हमें समय की चर्चा करनी है तो भी हमें कुछ दो पंक्तियां तो ऐसी डालनी चाहिए। हम अगर रचनाओं की बात करें तो कुछ दो पंक्तियां तो हमें ऐसी डालनी चाहिए, लेकिन हम इसके बारे में सोचते ही नहीं है, या हम इस तरफ काम नहीं करते हैं, या हम इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मेरे दिमाग में घूम रही थी, और मुझे ऐसा लगा कि विद्यार्थी लिखते तो हैं, लेकिन लिखने के समय उन्हें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अब इसमें बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी बातें हैं। आप सब मौन हैं, इसलिए मेरे पास मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बोल दिया और आपने बहुत सुन लिया। अगर आपके कोई विषय हैं कि हमें लगता है कि इसके लिए कोई किस तरीके से प्रस्तावना करेंगे, तो आप पूछ सकते हैं, उसकी चर्चा हम कर सकते हैं। लेकिन अधिकांशतः चर्चाएं इसी प्रकार से कि आप किसी भी ये मत सोचिए कि इसकी शुरुआत यहाँ से हो सकती है या नहीं। पहला शब्द जो आपके दिमाग में आया एक टॉपिक को लेकर के, एक गेम खेली जाती कि चलो भाई कुछ नाम लिए जा रहे हैं और सरनेम आपको बोलनी है, हैं? तो उन्होंने कहा विराट, तो मुंह से निकलता कि कोहली, तो विराट कोहली ये बना है। तो इसी प्रकार से हमने कहा कि शर्मा, तो आपने कहा कि रोहित शर्मा। तो जो क्रिकेट के लवर हैं उनके लिए रोहित शर्मा निकलेगा, हैं? और अगर आप में से कोई खुद शर्मा हो तो वो कहेगा कि भाई अपना नाम लेगा, हैं? तो इस प्रकार से चीजें ऐसी होती हैं। तो इसी प्रकार से किसी टॉपिक को लेकर के अगर आप काम कर रहे हैं तो जो पहली बात आपके दिमाग में आए वहां से आप शुरुआत कीजिए, लेकिन सीधे विषय पे मत कूदिए। इससे क्या होता है कि उसका ये जो सिर होता है, मस्तक होता है, वो कट जाता है और आप सीधा टॉपिक पे आ जाते हैं। इसकी वजह से उसका जो व्यक्तित्व दिखना चाहिए आपके जवाब का, आपके लेख का, वो उसका व्यक्तित्व दिखाई नहीं देता है। अस्तु।